वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये स्टोरी पसंद आ रही हो और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 50 लाइक करवा देना। जैसे ही 50 लाइक हो जाएगा वैसे ही नया एपिसोड आ जाएगा। 7 Emma is no more। अब तक कार्तिक की बात सुनते ही बेला ने कंफ्यूजन में पूछा, हम अचानक ब्रिटेन क्यों जा रहे हैं और ये काले कपड़े? कार्तिक ने बेला को बात पूरी होने से पहले ही बिना भाव के कहा, नानी माँ इज नो मोर। अब आगे। कार्तिक की बात सुनते ही कपड़े निकालते बेला के हाथ रुक गए। कार्तिक की नानी माँ ब्रिटेन की महारानी थी। उनकी मौत कोई आम बात नहीं थी। हालांकि नानी माँ बीमार थी और उनकी उम्र भी हो चली थी। उनका मारना किसी भी तरीके से दुख की बात नहीं थी। वो तो अपनी मुश्किल भरे बुढ़ापे से मुक्त हो गई थी। बेला ने पूछा, कब हुआ ये? कार्तिक ने जवाब में कहा, आधा घंटा पहले। तुम चेंज कर लो, तब तक मैं विमल को जेट रेडी करने के लिए बोलकर आता हूँ। ठीक है, जाओ। बेला के मुंह से निकला जाओ शब्द सुनते ही कार्तिक ना जाने क्यों वहां से जाने के बजाय वही दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने फोन में कुछ टाइप करने लगा। बेला ने कार्तिक की यह हरकत नोटिस की। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। इस आदमी ने उसे बाथरूम में भी कितना परेशान किया था और अब वो दोबारा उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। बेला ने आखिर में हार मानते हुए ठंडी आह भरी। उसके पास कार्तिक के सामने चेंज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। बेला ने सावधानी के साथ चेंज किया। उसकी पीठ कार्तिक की तरफ थी। चेंज करने के बाद बेला ने पलटकर कार्तिक की तरफ देखा, जो कि बेशर्मों की तरह एकटक उसे ही घूर रहा था। बेला ने ब्लैक बॉडी फिट हाई नेक के ऊपर ब्लैक ओवरकोट पहन रखा था। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों कंट्रीज में इस वक्त ठंड का मौसम था। उस फुल ब्लैक आउटफिट में बेला बेहद ही एलिगेंट और अट्रैक्टिव दिख रही थी। उसके आसपास एक शांत मगर स्ट्रॉन्ग ऑरा था, जो उसे मामूली लड़कियों से अलग और अनचेबल बना देती थी। बेला ने कार्तिक को घूरते हुए कहा, शो खत्म हो चुका है, अब चेंज कर लो, हमें निकलना भी है। अपनी बात कहने के बाद बेला जैसे ही क्लोजेट रूम से बाहर जाने को हुई, वैसे ही कार्तिक ने उसे कलाई से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। बेला की नाक सीधे कार्तिक के पत्थर जैसे कठोर सीने से जा टकराए और उसके नाजुक नाक हल्के लाल पड़ गए। कार्तिक ने बेला के चेहरे पर आए बालों का लटकान के पीछे करते हुए कहा, मैं इस शो को और ज्यादा देखना चाहता हूँ वाइफी, इसे दोबारा करो, ये मेरा फेवरेट शो बन चुका है। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने उसे पुश करते हुए कहा, शैमलेस, जाओ जाकर चेंज करो, वहाँ तुम्हारी नानी माँ की डेथ हो गई है और यहाँ तुम्हें ये सब करना सूझ रहा है। जरा सोचो तब क्या जब लोगों को पता चलेगा कि ग्रेट ब्रिटेन ने महान किंग कार्तिक कपूर अपनी नानी माँ की मौत पर शोक जताने के बजाय अपनी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने लापरवाही के साथ कहा, तो क्या नानी माँ बूढ़ी हो चुकी थी? बुरे लोगों की मौत पर शोक किस बात का? वैसे भी बुरे लोगों के लिए शोक जताने से ज्यादा बेहतर है कि मैं अपनी वाइफी की सेडक्टिव बॉडी पार्ट्स देखूं। कार्तिक की निष्ठुर बातें सुनकर बेला दोबारा स्पीचलेस हो गई। हालांकि वो कार्तिक से पूछना चाहती थी कि तुम अब और कितना नीचे निरोगो, मगर आखिर में बेला ने इस आइडिया को टाल दिया। वैसे भी इस दुनिया में बहुत कम लोग थे जिनसे कार्तिक को फर्क पड़ता था। बेला ने गहरी सांस लेकर बात बदलते हुए कहा, वर्तिका, रे और आदि का क्या? अब तो उन्हें भी यहाँ आना होगा फ्यूनरल के लिए। हम आना होगा। मैंने रॉकी को रॉयल एकेडमी भेज दिया है और वर्तिका और मॉम को अक्षत ले आएगा। ठीक है, फिर आप जाओ, तुम चेंज करो। तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है वाइफी, कैसे जाऊं मैं? कार्तिक की आवाज लो और बेहद ही सेडक्टिव थी। बेला उसकी बातों और हरकतों से परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ किसी घने जंगल के बीचों बीच एक साथ तकरीबन 14 से 8 साल की उम्र के 20 बच्चे हाथों में कैंडल लिए गुफा की तरफ जा रहे थे। उन 20 बच्चों ने लंबी सफेद पोशाक पहन रखी थी। कैंडल से होने वाला उजाला ही उन 20 को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रही थी, वरना जंगल में तो घना अंधेरा छाया हुआ था। चारों तरफ खूंखार जंगली जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की आवाजें गूंज रही थी। गुफा के पास आकर उन 20 बच्चों ने सर उठाकर गुफा की तरफ देखा। वह गुफा काफी अजीब था। वहां की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उकेरी गई थी। गुफा के टॉप पर एक बत्तख की पुरानी पेंटिंग मौजूद थी, जो कि वहां मौजूद आकृतियों में सबसे अजीब थी। सबसे बड़े लड़के ने बाकियों को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए सारे बच्चे उसके पीछे गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर 20 कॉफिन रखी हुई थी। हालांकि वो कॉफिन लकड़ी या लोहे की नहीं थी, वो किसी अलग ही पदार्थ की थी। सभी कॉफिन पर 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग नंबर के साथ ही उस बत्तख का सिंबल मौजूद था, जो कि गुफा के बाहर पेंटिंग में था। 20 बच्चे अपनी कैंडल के साथ अलग अलग कॉफिन के पास गए। फिर वो सब कैंडल के साथ ही कॉफिन के अंदर लेट गए और उन लोगों ने भीतर से कॉफिन को बंद कर लिया।
टिबेट, रॉयल एकेडमी। किसी बेसमेंट के अंदर दीवार पर कई सारी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी। उन स्क्रीन्स के ठीक सामने एक तकरीबन 12 साल का लड़का रिवॉल्विंग लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उस लड़के के हैंडसम चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसका हर एक फेशियल फीचर किसी बेशकीमती कलाकृति के हिस्से की तरह दिखाई पड़ रहा था। हालांकि उसके गहरी नीली आंखों की ठंडक और कठोरता उसकी कच्ची उम्र से मैच नहीं खा रही थी। सारी टीवी स्क्रीन पर किसी जगह का मैप शो हो रहा था। कुछ मिनट बाद अचानक मैप में मौजूद एक जगह पर रेड लाइट चमकी। लड़के ने फोन पर किसी से कठोर लहजे में कहा, मॉस्को, फ्रेडी मॉस्को में है। फोन की दूसरी तरफ से किसी इंसान ने पूछा, क्या तुम श्योर हो छोटे शैतान? जवाब देने के बजाय उस लड़के ने कोल्डली पूछा, क्या ये सवाल पूछकर आप मेरी स्किल्स और एबिलिटीज पर मार्क्स ऑफ क्वेश्चन लगा रहे हो? नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं तुम्हारी स्किल्स और एबिलिटीज पर मार्क ऑफ क्वेश्चंस लगाऊं छोटे शैतान। बस ये है कि उस कमीने फ्रेडी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। पिछले 2 महीनों में मेरी 3 कार्गो शिप्स का सामान चोरी करवा लिया उसने, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फोन की दूसरी तरफ से किसी इंसान ने अपनी परेशानी और गुस्सा जताया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उस लड़के पर उस इंसान की बातों का कोई असर ना पड़ा हो। लड़के ने अपनी चेयर से उठते हुए बिना भाव के कहा, जब आप डायपर यूज करते थे तब मैं डार्क वेब की डेप्थ एक्सप्लोर कर रहा था। आइंदा से मेरे सामने काम की बात के अलावा कोई फालतू बात मत करना और इस बार पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर मत करना जिसमें पिछली बार किया था। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही आपके फोन पर एक एकांत डिटेल जाएगी। पैसे इस बार उसमें ट्रांसफर करना। लड़के की कोल्ड और रूखी आवाज सुनकर भी दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने बटरिंग ट्यून में पूछा, क्या मुझे इस बार भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा? नहीं। लड़के की ना सुनते ही दूसरी तरफ मौजूद इंसान ने चिढ़ते हुए कहा, रेयांश, मैं तुम्हारा सगा चाचा हूँ, क्या तुम मुझसे भी पैसे लोगे? तुम्हारे माँ बाप इतने अमीर है, फिर भी तुम्हारे पैसे की भूख खत्म नहीं हो रही है। क्या करोगे तुम इतने पैसों का? कम से कम इस बार थोड़ा डिस्काउंट दे दो प्लीज। रेयांश ने जवाब में कोल्डली अपने चाचा वरुण से कहा, अगर आपको फ्यूचर में मेरे साथ अच्छे संबंध रखने हैं तो चुपचाप पूरे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। संबंध से रेयांश का इशारा रिश्ते नातों की तरफ नहीं बल्कि व्यापारिक संबंध की तरफ था। हालांकि वरुण अब भी प्रोटेस्ट करना चाहता था, मगर संबंध शब्द सुनते ही उसने अपना बार्गेनिंग और प्रोटेस्ट का प्लान ड्रॉप कर दिया। उसका भतीजा बहुत काम का इंसान था। उसके साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रखना उसे वर्तमान और भविष्य दोनों में फायदा पहुंचाने वाला था। रेयांश सारी टीवी स्क्रीन ऑफ करने के बाद बेसमेंट से बाहर आया। उसने अपना दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाल रखा था। कठोर और घमंडी होने के बावजूद उसका हर एक मूवमेंट मनमोहक दिख रहा था। रॉयल एकेडमी के कैंपस में आते ही रेयांश ने स्कूल में चारों तरफ अपनी ठंडी सरसरी नजर घुमाई। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। अचानक स्कूल का एक लड़का धीमे कदमों के साथ रेयांश के पास आया और सर झुकाकर बोला, बॉस, तुम्हारा भाई प्रिंस से लड़ रहा है। मुझे डर है कहीं तुम्हारे भाई को चोट ना आ जाए, क्योंकि प्रिंस अपने पूरे गैंग के साथ है और तुम्हारा भाई अकेले उनसे भिड़ गया है। रेयांश ने उस लड़के की बात सुनते ही कोल्डली पूछा, कहाँ है वो लोग? स्कूल के पीछे वाले पहाड़ी पर, लड़के ने जवाब दिया, जिसे सुनने के तुरंत बाद रेयांश वहां से चला गया। ब्रिटेन, बकिंगम पैलेस। चारों तरफ क्वीन के फ्यूनरल की तैयारियां चल रही थी। कार्तिक और बेला भी वहां आ चुके थे। कार्तिक इस वक्त अपने बेडरूम में मिरर के सामने खड़ा अपनी कफ्स में कफलिंग्स लगा रहा था। बेला वही काउच पर बैठी टैबलेट पर मेल्स चेक कर रही थी। अचानक बेला का फोन रिंग हुआ, जिसने बेला का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। बेला ने कॉलर आईडी चेक किया। उसकी फेथफुल सबऑर्डिनेट अकीरा का कॉल आ रहा था। बेला ने कॉल रिसीव किया तो फोन की दूसरी तरफ से अकीरा की परेशान आवाज आई, बॉस, एमा इज नो मोर। व्हाट? बेला को अकीरा की बातों ने एकदम से झटका सा दे दिया था। कौन थे वो 20 बच्चे? कैसे हुई एमा की मौत? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।